तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज बात करेंगे हिंद एशिया पर डच का शासन। देखिए दोस्तों, नेपोलियन के युद्ध के दौरान पूर्वी द्वीप समूह पर कुछ समय तक अंग्रेजों का अधिकार रहा, लेकिन वियना कांग्रेस के निर्णयों के अनुसार जावा, बाली आदि द्वीपों पर हॉलैंड का अधिकार पुनः स्थापित हो गया। इसके बाद यदि कहूँ तो इसके बाद ही डच शासन ने निश्चित रूप से या निश्चय कर लिया कि साम्राज्य के इस प्रदेशों को अपनी आर्थिक समृद्धि का साधन बनाया जाए। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने हिंद एशिया के द्वीपों में एक नई आर्थिक पद्धति का प्रारंभ किया, जिसे वे कल्चर सिस्टम कहते थे। इस योजना के अंतर्गत हिंद एशियाइयों ने अपनी भूमि का एक भाग निर्यात की जाने वाली फसलें उगाने के लिए सरकार को सौंप दिया। 19वीं सदी के शुरू तक हिंद एशिया की जो प्रधान फसल थी वो चावल होती थी। उसकी पैदावार जो है निश्चित हिस्सों पर होने लगा, और उससे जो है किसानों से, जो किसान चावल की खेती करती थी, उससे माल गुजारी भी लिया जाने लगा। थोड़ी सॉरी दोस्तों, थोड़ा एक कॉल आ गया था, इसलिए कि थोड़ी आपको पीछे डिस्टर्बेंस हुआ। बहरहाल इतनी तो चलती रहती है। अब आगे चलते हैं। मालगुजारी लिया जाने लगा। अब डच सरकार ने इसके बदले एक नवीन व्यवस्था की। यह निश्चय किया गया कि किसान अपनी जमीन के निश्चित हिस्से में ऐसी फसल उगाए जिन्हें यूरोप के बाजार में बेचा जा सके। ये फसलें हैं, मुख्यतः कॉफी और ईख थी। किसानों ने अपनी जमीन के एक भाग पर कॉफी और ईख का उत्पादन करना जो है जरूरी समझा, या उसको ऐसा प्रेशर दिया गया कि उसे करना ही पड़ा था, जिसे डच सरकार द्वारा मालगुजारी के रूप में लिया जाता था। इसके तत्पश्चात या इसका जो तात्पर्य यह था कि हिंद एशियाई किसान को अपनी ही भूमि पर डच सरकार के लिए बेगारी करनी पड़ती थी। ईख और कॉफी की फसलों के लिए किसानों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था और अपनी पूंजी भी लगानी पड़ती थी, पर उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलता था। लाभ केवल डच सरकार को ही मिलता था। ईख और कॉफी जैसी महंगी वस्तुएं उसे मुफ्त में मिल जाती थी। हिंद एशियाई के अनेक स्थानों पर ईख से जो है चीनी तैयार की जाने लगी। बड़ी बड़ी मिल कारखाने बनाए गई, जिससे कि वहाँ के जो मालिक डच पूंजीपति जो है वो काफी जाते होते गए, यानी बहुत ज्यादा पूंजीपति वहाँ पैदा होने लगे। यहाँ भी हिंद एशियाई श्रमिकों से बहुत कम मजदूरी देकर बहुत ज्यादा काम कराया जाता था। डच सरकार अफसर भी इस प्रणाली से खूब लाभ उठाते थे। डच के जो भी सरकारी अफसर थे, इसका बहुत फायदा उठाते थे। वे यह निश्चय करते थे कि कौन सा किसान कितनी जमीन पर बेगार की खेती करे, क्या फसल बोए और अपनी कितनी पैदावार सरकार को दे। यह निश्चित करने में वे मनमानी रिश्वत लेते थे कि भैया मैं तुम्हारा इतना काम कर दूंगा, तू इतना रिश्वत देगा तो तेरा काम होगा। भाई तुझे कम देंगे, तू रिश्वत ज्यादा दे तो ऐसा हो। क्या क्या होता था उस जमाने में भी। नहीं, रिश्वत की प्रणाली तो हमको लगता है शुरू से ही है। खैर, यह निश्चित करने में वे मनमानी रिश्वत लेते थे, और इस प्रकार किसानों की भीषण जो है शोषण होना प्रारंभ हो गया। उसकी दशा अर्धदासों के समान हो गई। मतलब वो राजा भी था, प्रजा भी था, और मालिक होते हुए भी नौकर था। उधर डच सरकार खजाना भरता गया। कल्चरल प्रणाली की बुराइयां तुरंत ही स्पष्ट हो गई, जिससे हिंद एशियाई किसानों को दास बना लिया गया। 19वीं सदी में यूरोप में हर जगह दास प्रथा के विरुद्ध जो है ये भावना प्रबल हो गया। हॉलैंड में मध्य वर्ग के हाथ अधिक राजनीतिक अधिकारों के आने के कारण इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने लगी। डच पादरियों ने इस पद्धति की आलोचना की। हिंद एशियाइयों के इस डच अफसर ने इस पद्धति के खिलाफ एक उपन्यास भी लिखा, और उसकी बुराई की और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों के ध्यान आकर्षित करने के लिए भी वो प्रबंध किया। अतः कल्चरल प्रणाली के खिलाफ हॉलैंड में जनमत तैयार होने लगा, और 1870 ईस्वी में इस व्यवस्था का अंत कर दिया गया। अब हिंद एशियाई के किसान अपनी जमीन पर स्वेच्छापूर्वक खेती करने के लिए स्वतंत्र हो गए थे।